नमस्कार, नौ वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं बोधिसत्व पीसीएस। आज का वीडियो लेक्चर उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में है जो 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। वॉच दिस वीडियो लेक्चर फॉर बिगिनिंग टू द लास्ट। होता क्या है कि हम साल भर 1.5 साल तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान प्रेशर की वजह से इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जो एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन करने की संभावना को बढ़ाते हैं या कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। तो हम उन सारे 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, आगाह करूंगा। यदि आप उसको फॉलो करते हो तो निसंदेह आपके मार्क्स गेन करने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में बढ़ जाएगी। माय डियर फ्रेंड, आते हैं अब एक एक करके उन सारे बिंदु को खंगालते हैं। पहला है कि जिसमें मैंने बताया कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑलवेज फोकस ऑन द कीवर्ड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हमें तो काफ़ी अनुभव है, हम टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों का, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे क्या अमूमन गलतियां करते हैं, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन का जो मूल डिमांड है ना, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एग्जामिनर को चीट नहीं कर सकते। होता है कि बच्चे समझते हैं कि चलो 1857 से संबंधित अगर कुछ पूछा तो 1857 के बारे में सब कुछ लिख दो। हालांकि उस क्वेश्चन में क्या तोड़ा गया है, क्या मरोड़ा गया है, क्वेश्चन क्या आपसे मांगता है, जो 1857 से संबंधित विद्रोह से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या डिमांड करी गई है, भले आप उसको फुलफिल ना करो तो ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास, मैं हमेशा बताता हूं कि मकान बनाने के कुछ आधारिक मटेरियल होते हैं, बेसिक मटेरियल होते हैं, जिनका उपयोग करके आप मकान बनाते हो, बंगलो बनाते हो, मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो। तो ये डिमांड के अनुसार आपको करना होता है। तो 1857 के या किसी भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी है तो उस जानकारी से या किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो आपका आधारिक जानकारी है ना, उस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उसको आउटपुट आपको देना पड़ता है, उसके अनुसार आपको प्रेजेंट करना पड़ता है आपको नॉलेज अपना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे केवल बात कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न पूछा कि केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर नहीं पैदा कर सकता, इसकी व्याख्या करें या वर्णन करें। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अब देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, क्या करेंगे, केवल सामाजिक। सबसे पहले देखो कि केवल की बात करी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना। केवल की बात करी गई है, फिर उसके बाद सामाजिक न्याय की बात करी गई है। आपको पता होना चाहिए कि सोशल जस्टिस होता क्या है इसके मायने, और बिहार में कहाँ तक ये इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो केवल कह रहा है कि केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर नहीं पैदा कर सकता। और तीसरा हमारा कीवर्ड्स है सर्वांगीण विकास। अब इसको आपने समझ लिया तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो। केवल सामाजिक न्याय का बिगुल, सामाजिक न्याय, इस कहने का मतलब यह है कि सामाजिक न्याय तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसमें हम यदि ध्यान दें, उसको इम्प्लीमेंट करें तो हम सर्वांगीण विकास बिहार में कर सकते हैं। अगर केवल एक आयामी विकास नहीं होता, विकास बहुआयामी होना चाहिए। सेंट्रलाइज विकास नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज विकास होना चाहिए। और डिसेंट्रलाइज विकास के लिए, विकेंद्रित विकास के लिए हमें विकास के बहुत सारे आयामों को छूना पड़ता है, बहुत सारे रास्तों को अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब क्वेश्चन का अर्थ आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके बाद आपके नॉलेज को स्ट्रक्चर करना चाहिए आपको। होता क्या है कि बच्चे फिर अब लिखना शुरू कर दिए, लेकिन मैं कहता हूं गिव 2 और 3 मिनट्स। मान लीजिए बड़े क्वेश्चन में आपको 22 से 24 मिनट या अपने सुविधा अनुसार 22 से 24 मिनट, मान लीजिए आपको 22 मिनट मिल रहे हैं या 24 मिनट, 22 मिनट मिल रहे हैं, तो 22 मिनट में आप 2 से 3 मिनट जो है ना, 2 से 3 मिनट आपको देने होंगे स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही हमारा पहला वाला क्वेश्चन है कि केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर नहीं पैदा कर सकता। सबसे पहले इसकी आप भूमिका लिखोगे, पहले यहाँ पे लिख लो। अब इसको स्ट्रक्चर कैसे करोगे, स्ट्रक्चर इसका कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर करना है कि पहले आपको इंट्रो लिखनी है। तो इंट्रो की आप कैसे शुरुआत करोगे, जनरली परिभाषा के साथ शुरुआत करते हैं बच्चे की। सर्वांगीण विकास की परिभाषा क्या हो सकती है या सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या हो सकती है, इन दोनों टॉपिक में से किसी को लेके आप उसकी शुरुआत कर सकते हो। फिर यहाँ पे मेन बॉडी आ जाती है, मेन बॉडी आ जाती है प्रश्न की, आपके आंसर की। और मेन बॉडी में आपको
सामाजिक न्याय के अलावा कौन कौन से विकासों को और बिहार में किन किन क्षेत्रों में विकास करने की आवश्यकता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो उन सबको हेडिंग के साथ स्ट्रक्चर कर लो, रफ वर्क कर लो भैया। पेपर के लास्ट में जो पेज दिया रहता है वो एक पेज डिफाइन कर लो रफ वर्क के लिए या आधा पेज डिफाइन कर लो छोटे छोटे शब्दों में। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 बिंदु ऐसा लगा जिसको हमको इन सारे आयामों पे हमें चर्चा करना चाहिए, ठीक है। डिस्पाइट दिस कि ये डिस्पाइट सोशल जस्टिस, इन सारे आयामों पे भी हमें मतलब ध्यान देना होगा, इस पे विकास करना होगा, तब जाके हम बिहार में सर्वांगीण विकास हासिल कर सकते हैं। और अंततोगत्वा आपको कंक्लूजन लिखना है माय डियर फ्रेंड। तब जाके जब ये आप स्ट्रक्चर बना लिए कि इंट्रो हमें किस तरीके से लिखना है, परिभाषा के साथ जो कीवर्ड्स हैं उसको परिभाषित करनी है, या कोई कहानी बनाना है, या कोई लक्ष्यदार भाषण करना है, जो भी है आपका जो भी तरीका है उस तरीके के अनुसार यदि इंट्रो लिखते हो तो फिर मेन बॉडी पे जब मैं स्विच करूंगा तो मेरे पास ये आयाम हो जाएंगे। तो जब आपको रास्ता मिल जाता है ना, कि मैं आपको बता दूं पटना जाने के लिए आपको यहां से यहां जाना होगा, फिर लेफ्ट घूम जाना, फिर वहां से थोड़ा राइट घूमोगे तो पटना आ जाएगा या पटना विश्वविद्यालय आ जाएगा। तो आपके लिए रास्ता मतलब जो आपका मूल पॉइंट है वहां से पटना विश्वविद्यालय जाने के लिए जो रास्ता होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप स्ट्रक्चरिंग कर लेते हो ना, तो वाइल आंसर राइटिंग आपको 20-22 मिनट मिलते हैं ना, उसमें से 2 मिनट अगर लगा लो निकाल लो तो आप 15 मिनट में पूरा आंसर लिख सकते हो। आपके पास ऑब्वियस आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करे होंगे, आपका जो भी नॉलेज है ना वो सारा वो इनपुट कर सकते हो इसमें, ठीक है। और होता क्या है एग्जामिनेशन के दौरान हम थोड़ा सा ना ईगोइस्टिक हो जाते हैं और कहते हैं ना भैया हम तो लिख लेंगे, हमको सारा ज्ञान है। लेकिन ज्ञान वहां पे मेन टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम के अंतर्गत आपको सारे प्रश्न लिखने हैं। अगर एक प्रश्न भी छूट गया आपका तो आप आउट ऑफ रेस हो, ठीक है। अगर हो सकता है कि एग्जामिनर बहुत बढ़िया है और अन्य सारे प्रश्न आप बहुत ही अच्छे लिखे हैं होंगे और उसमें आपको एबव द एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं, तब जाके उस गैप को कवर कर सकते हो। लेकिन अमूमन जो सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ तो यही होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। सारा खेल किसका है? टाइम मैनेजमेंट का है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का है। यदि टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हो। और इस टाइम मैनेजमेंट के दौरान आपका जो भी नॉलेज है क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उसको परोसना आना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रीड डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस केयरफुली। होता क्या है कि बच्चों को जब क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपको पता होगा कि जीएस फर्स्ट थर्ड पार्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, 72 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। मैथ है 2 + 2 = 4 लिख दिया आपने, 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। और जो एग्जामिनर है अलग अलग कॉपी चेक करते हैं एक ही विषय वस्तु पे, तो अलग तरीके से वो आपको सारी चीज़ नंबर दे रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में इसको रखना कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है ना, काफ़ी साइंटिफिक क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन का खेल है। तो सबसे पहले होता क्या है कि मान लो कि बहुत बच्चे कहते हैं क्या ईगोइस्ट वाला यहाँ पे टेम्परामेंट तुरंत ही अडॉप्ट कर लेते हैं कि ना भैया हम तो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे आंसर जो है उसका जो भी क्वेश्चन है सब पार्ट है, आजकल 5 क्वेश्चन पूछने लगे हैं एक बड़े से क्वेश्चन में, तो उसको हम सोल्व कर देंगे। तो मान लीजिए आपके पास बार डायग्राम है या पाई चार्ट है, आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन का स्टडी कर लिया आपने, मतलब जो भी बार डायग्राम है या पाई चार्ट है दोनों को आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन ये मतलब जो ग्राफ है इसके स्टडी करने के बाद जो सब सेक्शन है ना उन वाले क्वेश्चन को भी एक एक नज़र में आप पढ़ लो। देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब आप पढ़ोगे ना तभी जाके चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। और ये बात आपको कहने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि आप मेंस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी ये समझ रहे हो, तभी जाके आपको मौका मिला है। तो जब आप पढ़ लोगे ना तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये सारा जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है या 7 नंबर क्वेश्चन है तो ये क्या डिमांड कर रहा है, इसके अंतर्गत जो भी सब पार्ट वाले क्वेश्चन है ये क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या जो हम इस बार डायग्राम के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे सबका यूज होने वाला है, उन सारे डेटा का सारे क्वेश्चन में एक ही यूज होने वाला है। तो हमें अलग अलग से रेपिटेशन मोड में नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही बार मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्कूल में के बच्चों का और उनका मार्क्स दिया गया है तो यहाँ पे स्कूल का नेम लिख दिए और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख दिए, ठीक है। स्कूल का नेम, ऑब्टेन मार्क्स और स्कूल कितने हैं, नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं, टोटल मार्क्स हर एक स्कूल के मिला के बच्चों का कितना हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे जो समेशन है सबका, इसका यूज हो रहा है बार बार हर एक में, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे टेबुलेशन कर लोगे ना इसका
तो इसका रेफरेंस देके आप सारे सेक्शन में जो है लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने टेबुलेशन नहीं किया, केवल क्वेश्चन पढ़ लिया और इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन करने लगे, तो हर एक क्वेश्चन में आपको रिपीट करनी पड़ेगी ये बात, तो आपका टाइम टेकिंग मतलब ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना और एग्जामिनर को भी लगेगा कि कितना बेवकूफ़ लड़का है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सबसे पहली सीढ़ी यही है, मेंस एग्जामिनेशन। आप ध्यान में रखना, प्रीलिम्स तो केवल एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है और बीपीएससी काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। आपको लगेगा एग्जामिनर को देख के कि जो काम एक बार में निपटाया जा सकता था, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसके पास इतना समय कहाँ मिलेगा यदि आप एसडीएम बन गए कि एक ही काम को बार बार रिपीट करके आप उसको कर रहे हो। तो एक बार मतलब साइंटिफिक तरीके से मैनर्ड वे में सारी चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, ये बात हो गई। और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा। हालांकि पिछले बार 68 बीपीएससी मेंस में सारा डेटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन लगभग सिंपल था। जिन्होंने पढ़ के ढंग से पढ़ के समझ के उसको लिखा, सॉल्व किया, तो सबका हो गया। होता क्या है कि आप हो सके तो मिक्स डायग्राम से बचो। मान लीजिए कि आपको आपके पास ये दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, बार डायग्राम दे दिया, ठीक है, बार डायग्राम दे दिया, तो और दोनों को मिला के तब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर ऐसा है मिक्स ग्राफ वाला, तो मिक्स ग्राफ वाले क्वेश्चन को करने से बचो, क्योंकि इसमें आपको डबल लेवल पे क्या करनी पड़ती है, रीडिंग करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, तो जाके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस इसी को करना होगा, लेकिन हो सके तो इसको अवॉइड करो। और सिंपल यदि बार डायग्राम पे हो या लाइन ग्राफ पे हो, तो वो वाला क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित हमारा ये कहना था। दूसरा है डोंट ट्राई टू चीट द एग्जामिनर। होता क्या है कि देखो, मेरा मतलब एक सीनियर थे, उन्होंने करा क्या था, हालांकि वो ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड थे, लेकिन हुआ क्या कि मतलब उनको समय नहीं मिल पाया और आईएएस मेंस था उनका और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। तो उसमें उन्होंने केस स्टडी, साउथ में उनकी पोस्टिंग थी, साउथ इंडिया में, तो केस स्टडी के नाम पे फेक केस स्टडी उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने एग्जाम, मतलब उसमें कॉपी में प्रस्तुत किया था, लिखा था फलाने गांव के, तमिलनाडु के फलाने गांव पे ये हुआ, सरकारी ये एम्प्लॉय। तो लेकिन उनको बहुत ही गंदा नंबर मिला था मेंस एग्जाम में। उनको लगा कि भैया जो एग्जामिनर है उसको क्या ही समझ में आएगा कौन सा गांव है और क्या है। तो आपको ये लग रहा होगा कि एग्जामिनर को सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन जो बैठे रहते हैं ना, उनको पता चल जाता है आपके लिखावट से, आपके लिखावट के द्वारा, आपके टेम्परामेंट से कि ये सामने वाला जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कभी भी डेटा जो है फॉल्स डेटा न दो। यदि मान लो कि बहुत बच्चे कहते हैं कि फलाने फाइनेंशियल ईयर में 72 पॉइंट किसी भी सेक्टर में 334% की वृद्धि हुई, तो यदि आपको ये एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, 335 या 554 ऐसे कुछ लिख देंगे, या ये 72 पॉइंट इतना याद नहीं है तो कुछ भी लिख देंगे 73 पॉइंट समथिंग। चीट करने की कोशिश करते हैं। ये चीट मतलब वो कन्वेंशनल चीट के जैसे नहीं है कि आप फर्रा लेके आते हो और लिखते हो, लेकिन ये जो डेटा वाला चीट है ना, या किसी भी तरीके का फॉल्स केस स्टडी वाला चीट है, उसको आपको नहीं प्रस्तुत करना है। करोगे क्या, यदि मान लो आपको डेटा नहीं याद है, तो इससे बचने का क्या तरीका है, आप लगभग यहां पे लिखो, लगभग नाम की चीज है ना भैया, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ये आपको बचा सकता है। आपको एग्जैक्ट यदि डेटा नहीं याद है तो आप 70% ऐसे लिख दो, लगभग 70% का ग्रोथ हासिल हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चीट नहीं करना है, फेक केस स्टडी नहीं देना है, फेक एग्जाम्पल नहीं देना है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखना। आप ये सोच रहे हो हम, मतलब मैंने टेस्ट इस बार खूब बढ़िया टेस्ट हमारा ऑर्गेनाइज हुआ 69 बीपीएससी मेंस के लिए, और बहुत अनुभव किया मैंने। बच्चे क्या करते हैं, डेटा जो है फॉल्स डेटा दे देते थे, फॉल्स केस स्टडी दे देते थे, और उनको लगता था कि मुझे पता नहीं है। ऑब्वियस टीचर को हर एक चीज़ें नहीं पता, क्योंकि टीचर कभी कभी सेंट्रलाइज होकर सारी चीज़ें देखने की कोशिश करता है जल्दी जल्दी में, लेकिन हमें पता है, हमारा यही होता है कि हम जो चीज़ें भी कम भले पढ़ाएं या कम लेट से कॉपी फीडबैक दें, मतलब हमारा ये रहता था कि 24 घंटे के अंदर हमें दे देना है, तो कभी कभी ये हो जाता था 36 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन मैं पढ़ता था बच्चों को। टेस्ट का यही मतलब हुआ, आप हमें बिफोर एग्जामिनेशन यदि कहीं टेस्ट और आप लेते हो तो उसका यही मतलब हुआ ना कि आपकी कॉपियाँ पढ़ी जाए एक एक
शब्द पढ़े जाएं तो मुझे पता चल जाता था, मैं प्रॉपर मार्क्स देता था और उस पर रिमार्किंग करता था और कॉल करके भी बच्चों को डांट लगाता था। तो ऐसे एग्जामिनर को चीट नहीं करना है कि भैया एग्जामिनर को पता नहीं होगा। बहुत क्यूरियस माइंड होती है और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो काफ़ी अनुभव लेके अपने जीवन में आपको ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप ये बात आप ध्यान में रखना, आपको चीटिंग नहीं करनी है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, और अंततोगत्वा ये हो गई हमारी पढ़ाई और स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ें। कुछ चीज़ें आपके हेल्थ से भी रिलेटेड है। विंटर सीजन चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि मैंने कोल्ड वाटर पी लिया कुछ दिन पहले। मैं वैसे अपने हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो हमें यहाँ पे ये जकड़न हो गई गले में, और गले में दर्द वगैरह हो गया, तबीयत ख़राब हो गई। तो कई दिनों से मेरा जो क्लास है 70 BPSC फाउंडेशन के क्लास मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये ड्रॉबैक हो जाता है आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। टेक ल्यूकवार्म वाटर ऑलवेज, हमेशा इन दोनों एग्जामिनेशन के दौरान या बाद में भी आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए विंटर सेशन में। ठीक है, आयुर्वेद में वैसे भी कहा गया है कि हमेशा बारहों मास आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन इस समय एग्जामिनेशन के समय आप ऑब्वियस अपने गांव में नहीं होंगे, तो आपको हैंड पंप से निकला ताज़ा पानी नहीं मिलेगा। शहरों में ऐसा सुख नहीं मिलता है, नहीं नसीब होता है। आपको चिल्ड वाटर ही मिलेगा, नॉर्मल वाटर मिलेगा। उसे क्या करना, गैस को बंद करो और थोड़ा देर के लिए समय निकालो और उसको गुनगुना करके पियो। इससे क्या होगा कि आप एनर्जाइज भी रहोगे दिन भर, आपको नींद भी कम आएगी, ज़्यादा रिवीजन कर सकोगे, और इसके साथ साथ आपका जो स्वास्थ्य है और कोल्ड पकड़ने का जो चांस है वो काफ़ी नगण्य हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य से कोई जो है समझौता नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि 1-1.5 साल मेहनत खूब संघर्ष किए और अंततोगत आके तबीयत खराब हो गई, सब गुण गोबर कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, इसके साथ साथ टेक प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। ये नहीं कि आप एकदम से रिवीजन भी अब अंतिम अवस्था में होगी आप सभी की। आप सबने बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कर रखा है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो, और प्रॉपर रेस्ट के साथ 7 घंटे की नींद, 7 आवर्स की नींद जो है बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, किन्हीं का होता है कि 6 घंटे में 5 घंटे में काम चल जाता है, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन नहीं काम चल रहा है तो 6 से 7 घंटे की नींद आप लो। इसके अलावा जो है इसे ज़्यादा नहीं कि 8 घंटे 9 घंटे लेने लगे, 1-2 दिन थोड़ा कम सो लोगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन इस समय 7 घंटे मिनिमम आपको सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ना बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया है, तो इन टॉक्सिसिटी से बचने के लिए और सोशल मीडिया को खाना पीना जो है कम कर दो, सोशल मीडिया कंजम्पशन कम कर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे कहीं भी आप पता चले कि रील स्क्रॉल अप कर रहे हो और कुछ गंदी चीज़ें आ गई, कुछ डोपामिन हाई करने वाली चीज़ें आ गई, कुछ बहुत ही विवश चीज़ें आ गई जो आपके मतलब दिमाग को तहस नहस कर सकती हैं, थोड़ी 1 सेकंड की रील। ठीक है, तो इससे आपको बच के रहना है, और यदि नेसेसरी नहीं हो तो अवॉइड टॉकिंग विद अदर्स। अगर ज़्यादा नेसेसरी नहीं हो तो अपने फ्रेंड वगैरह से भी बात करना। अभी फिलहाल 3-4 दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए, जब जीएस का पेपर जब तक न ख़त्म हो जाए, एसए का न ख़त्म हो जाए, तब तक तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो मत बात करो, घर पे भी मत बात करो। हाँ, बता दो मम्मी पापा से सुबह शाम बात कर लो, हाँ हम ठीक बानी, पहुँच गए बानी, आप लोग भी बढ़िया से रहिएगा, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, एग्जामिनेशन बढ़िया से दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सम अप कर दे रहा हूं। जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, उसका जो मूल डिमांड है उसको समझो, उसके बाद लिखने से पहले हर एक क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चरिंग कर लो। 2 से 3 मिनट, बड़े वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 से 3 मिनट लगा के उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लोगे तो आपको प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा कि भूमिका कैसे स्टार्ट करनी है, मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। उससे आपका समय बचत होगा और उतना ही समय में आप अपने पूरे ज्ञान का उसमें इनपुट कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ये नहीं कि क्वेश्चन आपके पास आया, 7वां क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, 8वां क्वेश्चन शुरू कर दिए, ऑप्शन दिया रहता है, कोई सा भी एक पिकअप करा आपने और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदी वाले मतलब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको आप पूरा पढ़ते हो, समझते हो, तब लिखते हो, वैसे ही डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भी पहले डायग्राम की रीडिंग करो, उसका जो सब सेक्शन में क्वेश्चन दिया रहता है सारे क्वेश्चन को देखो और देखो कि किस तरीके के डेटा का डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को आगे आपको करना चाहिए। ठीक है, मिक्स डायग्राम करने से बचो, जो जिसमें पाई चार्ट भी हो, लाइन ग्राम भी हो, बार डायग्राम भी हो, सब मिला जुला के हौच पौच करके दिया हुआ हो, तो उन सारे क्वेश्चन को करने से बचो।
इसके साथ साथ गर्म पानी वगैरह पीना बहुत ज़रूरी है इस फिलहाल एक सप्ताह के लिए, जब तक आपका पेपर नहीं बीत जाता। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है और ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो अपने फ्रेंड्स से भी बात करना बंद कर दो और सोशल मीडिया का कंजम्पशन करना बंद कर दो मेरे फ्रेंड। आई होप कि ये सारी चीज़ें यदि आपने अक्षरशः पालन किया तो आपके एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को गेन करने में, मार्क्स को बढ़ाने में कैटलिस्ट की भूमिका निभाएंगे। आप सभी की सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।